नमस्कार, जन मीडिया न्यूज से मैं कमलेश और हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रणव कुमार चौधरी। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी घेरेबंदी शुरू कर दी है। चुनाव आने में वक्त है, इसकी घोषणा में भी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों के सब्र की कोई हद नहीं है। वे इतने बेसब्र हैं कि गांव-गांव और घर-घर घूमने के लिए सारे नेता निकल पड़े हैं। सारे नेता मतलब जिनके हाथ में बागडोर है अपने अपने दलों की। एक तरफ तेजस्वी ने आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू की। उसमें वो समस्तीपुर गए और वहाँ से उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू की है, उनसे फीडबैक लेना शुरू किया है ताकि चुनाव की एक मुकम्मल रणनीति वो बना सके। दूसरी तरफ भाजपा ने आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है और उसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आप हर घर का दरवाज़ा खटखटाएं और हर घर के आदमी से बात करें। और आप जानते ही हैं, प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से गांव-गांव घूम रहे हैं। तो ये सब कुछ मिला के एक जो तस्वीर बनती है वो ये कि आने वाले दिन बिहार में घमासान के दिन होने वाले हैं। आप ये बताइए कि जो उन्होंने समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू की तेजस्वी यादव ने, तो इसके मायने क्या है? क्यों तो उन्होंने समस्तीपुर से ही अपनी यात्रा शुरू की? हमको लगता है एक तो कर्पूरी ठाकुर का वहाँ पर पैतृक घर है, जिसको कर्पूरी ग्राम पितौंझिया वहाँ पर समस्तीपुर में। लेकिन बेसिकली समस्तीपुर एक सिंबॉलिक है कि कर्पूरी ठाकुर का भी मिले हैं, तो कर्पूरी ठाकुर के विचारों से वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उनका पूरा परिवार और समाजवादी जो भी उनका लिंक है। दूसरी बात यह है कि अति पिछड़ा को कंसंट्रेट करना है। स्थिति तो इनकी खराब थी मधेपुरा में भी। हाँ बिल्कुल। सुपौल मधेपुरा वाला जो एरिया है जहाँ पर यादव का ज़्यादा बाहुल्य है, यादव डिसाइडिंग फैक्टर है, यहाँ यादव उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जितना कि अति पिछड़ा है। तो अति पिछड़ा पर तो कंसंट्रेशन है ही सबका। तो हमको लगता है कि ये पूरा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और वैशाली, ये जो इलाका था एक समय में राजद का सिटाडेल कहलाता था। मतलब प्रमुख, मतलब इनसे बेसिकली दरभंगा मधुबनी तो आप सोच नहीं सकते। राजद का गढ़ था और गढ़ कैसे खत्म हो गया आप पांचों देख लीजिए। इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में कहीं फिजिबल नहीं है, बड़ा लो रहा है। असेंबली में देखिएगा, पिछला जो असेंबली हुआ है 2020 का, उसमें भी इनकी स्थिति एनडीए से अच्छी नहीं है। कहीं है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हर कंस्टिट्यूंसी पर एनडीए को मिला दीजिएगा तो एनडीए का सीट का बढ़त है, जो हम लोग का देखते हैं मीडिया रिपोर्ट में, जो स्टैटिस्टिक्स कहता है। अब ये है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जाएंगे और वहाँ बैठ करके कार्यकर्ता कौन है, तो वही सिटिंग एमएलए, वही एक्स एमएलए, वही पंचायत, वही आपका ब्लॉक लेवल और वहाँ के जो माननीय हैं और जिनके साथ गए हैं, तो उनसे बात करके चीज़ों को समझेंगे। चीज़ों को समझना क्या है, चीज़ों को तो देख के वही टिकट दिए हैं और वही टिकट को फिर से रिव्यू करेंगे। लोग कहता है कि 21 विधायक का टिकट कट सकता है, क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए इन लोगों ने एक बनाया है। और ये फोकस आपको याद होगा कमलेश जी, ये 42 सीट का है। ये पांचों जिला में 42 सीट का इनका है। 42 सीट बहुत स्टेक है इनका। अब इस स्टेक में चुनाव देने के, टिकट देने की क्या, जबकि उन्होंने हिदायत दी है कि इस संवाद यात्रा में कोई टिकट की बात नहीं करेगा, कोई बाहरी आदमी नहीं जाएगा, कोई आदमी बैनर लेके नहीं जाएगा, एक टोपी पहन के जाएगा हरा और एक बैज लगा के जाएगा। जिसको बुलाया जाएगा, जिसको चिट्ठी गई है, वही मीटिंग में आ सकते हैं। ये नहीं कि कोई भाषण दे रहे हैं और हम लोग सब सुन रहे हैं, वैसी बिल्कुल संभावना नहीं। हाँ, तो ये डिसिप्लिन लाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ नीतीश के वो जोरदार पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पूरा विपक्ष, इंटायर विपक्ष, जदयू और बीजेपी, इनके 15 साल के माता पिता के 15 साल के कार्यकाल को धूल धूसित कर रहा है कंप्लीट। आज के तारीख में अगर नीतीश जी को देखिएगा तो नीतीश जी पिछला सब इलेक्शन में 2005 के पहले की स्थिति था, जो आज तक कंटिन्यू है। ठीक बात है। अभी भी 24 में भी, कल भी बोले हैं, परसों भी बोलते हैं, और वो नहीं बोलते हैं, फिर भाजपा अलग से बोलती है, फिर उनके प्रवक्ता बोलते हैं। लेकिन आज का तारीख में जो 20 साल से सरकार में है, वो अपने बारे में नहीं बोलते। जब ये बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, तो कहता है कि तेजस्वी जी लॉ एंड ऑर्डर पर ना बोले तो अच्छा है, जीरो पे आ गई। जब उससे पूछा गया तो भाजपा के अध्यक्ष ने कहा
तो 0 पर आएंगे, लड्डू आएगा, जो भी होता है विपक्ष का। हाँ, वो तो कहना स्वभाव है। लेकिन देखिए नेचर कैसे है कि तेजस्वी जी जा रहे हैं कार्यकर्ता से मिलने, संवाद करने, जो आज तक नहीं मिल पाए होंगे। राजद में एक ये भी प्रॉब्लम है कि आज तक लोग मिल ही नहीं पाता है, ठीक बात है, उनसे मिलने का साहस जुटाना पड़ता है, तो वो चीज़ को पहली बार करें। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा देखिएगा डोर टू डोर जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक और बात हम आपसे करना चाहेंगे तेजस्वी के ही मुकाबले, ये भाजपा पर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी ने वहाँ से शुरू किया, आपने जैसे कहा कि कर्पूरी ठाकुर का चूंकि एक लीगेसी है समस्तीपुर के साथ, लेकिन आज की तारीख में कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी राजद के साथ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक और बात है कि अभी जो प्रशांत किशोर बार बार आंकड़ा दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त है 241 में, इसका मतलब आज की तारीख में आप अभी है नहीं जमीन पर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कहा। वही चीज़ हम लोग कह रहे थे कि जिस इलाके में खास करके हम लोग उस 5 जगह जिला की बात करें जहां पर उनका अभी होने वाला है, रोज रात्रि विश्राम है, दूसरी जगह फिर दरभंगा मधुबनी जाएंगे, वो ठीक है। हम ये करें कैसे मना पाएंगे, कैसे उसके समस्या को जान पाएंगे। सपोज कीजिए कोई समस्या बोलता है तो उसमें क्या बता सकें, काउंटर कैसे करेंगे नीतीश को या भाजपा को। हालांकि नीतीश को उन्होंने एक जगह बड़ा हमला किया है आज, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आकर उनके पास गिड़गिड़ाए थे और कहा था कि हमसे गलती हो गई, हम फिर से आ रहे हैं, दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका फुटेज भी है हमारे पास। इसका मतलब रिकॉर्डिंग होता है, इसका मतलब आपसे कोई बात करने जाता है कोई पॉलिटिकल आदमी तो रिकॉर्डिंग करते हैं। पॉलिटिकल नहीं, सीएम है ना भाई, सीएम आपके यहाँ जा रहे हैं और आप इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, आप उसका सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ही तो उनको दिए हैं साथ में, जब आप नहीं देते साथ तो वो नहीं सरकार बना पाते। लेकिन हर बार, अभी कल परसों ही बोले हैं वो कि हम इधर उधर गए, अब नहीं जाएंगे। ये आज उन्होंने कहा भी समस्तीपुर जाने के पहले कि आप तो जान ही रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। आपको विश्वास होता है उनकी बातों पर? किसी को विश्वास नहीं होता है, ना हमको विश्वास होता है ना उनको विश्वास हो रहा है। ये कहने की ज़रूरत क्या है आपको कि हम इधर उधर हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली फोकस है कि अब नीतीश कुमार को ये सब कहने से कोई फायदा नहीं, काउंटर कैसे कर रहे हैं। ठीक बात है, काउंटर कैसे कर रहे हैं, काम से, अपने विचार से। और आपका जो एक दिमाग में है कि राजद मतलब फियर, गुंडा, बदमाश, ये इसको कैसे हटाइएगा आप। सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को हटाने के पीछे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, आपको काउंटर कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और कैसे अपने वोट को लाएंगे। दूसरी बात, आधा टिकट पैरवी से होता है, बिल्कुल पर्सनल कांटेक्ट से होता है, उसके स्ट्रेंथ को नहीं देखते हैं हम, टिकट दे देते हैं, इनका बाबू बेटा है, उनका है, ये है। कार्यकर्ता तो कहीं नहीं फिक्र करता है। अभी देखिए जितने लोगों को टिकट दिया है पार्लियामेंट में भी बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं जो उनके कार्यकर्ता नहीं है। तो कैसे इसको करेंगे, कैसे एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार को काउंटर करेंगे ग्रास रूट लेवल पे, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है हम नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये भी कहा कि 74 वाले आंदोलन के बूढ़े पुराने लोगों को ज़्यादा इसमें नहीं देना, क्योंकि उनको नया जनरेशन नहीं लिंक कर पाता है। सपोज कीजिए कि 90 का दशक का लड़का जो है वो कर्पूरी ठाकुर के बात के समय के कीजिएगा या जेपी आंदोलन का बात कीजिएगा तो वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। आज का जो नौजवान है, आज की भाषा समझता है, आज का टेक्नोलॉजी उसके पास है। आपके समय में जिसमें लालू जी थे, रबड़ी जी थे, उस समय ये सब चीज़ नहीं थी। इसको कैसे का उसको ऑफर करने के लिए क्या है। अब आप 9th शेड्यूल वाली बात कर रहे हैं, 9th शेड्यूल करना है, नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट आपको कहा गया कि बाप के घर से लाओगे पैसा, आपने किया, आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इसको काउंटर कैसे करना है, आपके पास काउंटर करने का क्या स्ट्रेटेजी है? ठीक बात है, कोई स्ट्रेटेजी है? आप पैसा खर्च करते हैं, आप अपने जात वाले को वोट देते हैं, आपके साथ वो भी प्रॉब्लम अब हो रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर आपके सामने आ गए। ठीक बात, आपके सामने भाजपा एक कद्दावर है जो कि भाजपा एकदम इंटेंसिव कर रहा है गाँव जाकर के। आप गाँव की बात, ये अभी भाजपा ने आज से कोई सदस्यता अभियान शुरू किया है, या उसका नाम है गांव की ओर चलो, अच्छा, बूथ की ओर चलो। अब गांव और बूथ में सबको देना है कि एक दिन में कम से कम 4 पंचायत कवर करना है, और 4 पंचायत जो कवर करते हैं उसका रोज का रिपोर्ट भेजना है स्टेट हेडक्वार्टर में। अच्छा, हाँ, सब विधायक मंत्री को कहा आप जाइए घर टू घर, और घर में जाकर नॉक कीजिए दरवाजा और बताइए कि ऐसे ऐसे है, हमारा ये है, और आप उसके सदस्यता लीजिए। और ये रिपोर्ट आपको 7 दिन, उनका भी खत्म हो रहा है 18 तक, 17-18 तक। अच्छा, हाँ, उनका भी 7 दिन का है, और तेजस्वी का भी 7, फर्स्ट फेज
सेकेंड फेज वो आएंगे बाहर से, उसके बाद दूसरा। अरे ये क्या तेजस्वी यादव छुट्टी पर जा रहे हैं? हाँ, ये भी है कि 17 तक उनका ये है, 18 को दुबई शायद अपनी पत्नी और परिवार के साथ जा रहे हैं। और ये मीडिया रिपोर्ट आई है कि राउज एवेन्यू में उन्होंने निजी मुचलका के ऊपर 25 लाख का भरा है, और उनको कहा गया है कि जहाँ जहाँ दुबई में जाएंगे उसकी डिटेल रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि कहाँ ठहरे हैं, क्या ठहरे हैं। उनका पर्सनल मोबाइल भी बताया गया है कि पर्सनल मोबाइल दीजिए जिससे आपसे कभी भी कांटेक्ट किया जा, इजाज़त दे दिया है उनको। तो ये 7 दिन के लिए जाएंगे, फिर उधर 2 तारीख को वापस आ रहे हैं। फिर 2 तारीख के बाद स्ट्रेटेजी बनेगा नेक्स्ट फेज का। तो फर्स्ट फेज में वो रहेंगे, सेकेंड फेज जब लौट के आएंगे, अभी तक तो यही है। अब बाद में कैंसिल हुआ है, कैंसिल होने का चांस नहीं, वो तो ऑलरेडी कोर्ट से परमिशन मिला है इनको। अब फिर नेक्स्ट 2 तारीख के बाद से ये होगा। इस बीच में अब परिवार का मामला है, शादीशुदा है, तो ये तो अलग बात है। इधर लालू जी की भी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई है, तो वो बॉम्बे गए हैं आज। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को नहीं आना हो तो मत आए, नहीं आना होगा, अब तो लेंगे तो उन्हीं की बदनामी है। और वो गए हैं किडनी दिखलाने। इस बीच में रोहिणी डायरेक्ट वो बॉम्बे में है, बॉम्बे में उनको रिसीव करेगी। इनकी रबरी जी भी गई है साथ में, और दिखलाया गया कि वहाँ पर कुछ इलाज करके फिर वापस आएंगे। तबीयत ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा जिसके कारण वो बॉम्बे जा रहे हैं, चले गए इनफैक्ट। ये स्थिति अब इसमें आपको लगता है कि अर्जेंसी कैसे आप माने गठबंधन का क्या हिसाब है? आप जो उसको आप टिकट दिए, तीनों मुकेश सहनी का हार गया, और एक बार पिछले बार दिए थे तो वो जीत गया था, सब भाजपा में मिल गया तीनों। ठीक बात। जितने इस तरह के स्ट्रेटजी को कैसे आप संभालिएगा और आपका इंटैक्ट रहे, और नया मेंबरशिप कैसे, किस हालत में कैसे, वो स्ट्रेटजी हमको लगता नहीं। ठीक है, आप कीजिए गांव में, किसे कीजिए, बनाइए, मिलाइए, लेकिन आपका काउंटर करने वाला एक और खड़ा हो गया है, वो मेजर खड़ा हुआ है और उस इलाके को घूम चुका है। जिस इलाके में आप गए हैं उस इलाके में ऑलरेडी उनका कार्य है, घूम रहा है वो। नहीं, जिस इलाके में 5 जिला की बात कर रहे हैं ना, वो 5 जिला हो गया है। अब इधर सवाल है कि अब इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। हो सकता है उनके दिमाग में हो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि उनको चैलेंज वो करना है। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो तेजस्वी हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेंगे, वही बात करेंगे, उसके बाद मूव कर जाएंगे। हो सकता है कि पंचायत जाए, कुछ पंचायत अगल बगल का जाएं, या तो पंचायत वाला को बुला लें, लेकिन वो होगा ये क्लोज डोर में। ऐसा नहीं कि पब्लिक में वो बात कर रहे हैं, पब्लिक में नहीं बात करेंगे, और जो बात करना है क्लोज डोर में, मीडिया भी अलाउड नहीं है उसमें। विशेष भाजपा भी चलो गांव की ओर का नारा दे रही है, कार्यकर्ताओं को गांव में जाने के लिए कह रही है। उनको तो रिपोर्ट देना है कि आज आप किए तो क्या क्या किए, किस पंचायत में गए, कहाँ कहाँ क्या रिस्पॉन्स था, क्या था, आप प्लस कितना मेंबर बनवाए, और बोले दरवाजा खटखटाइए। दिलीप जायसवाल आज दिल्ली जाने से पहले पत्रकारों से ये बात कर रहे थे कि आज से उनका जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और हाईकमान को रिपोर्ट करना है, ये है वो है, वो बहुत तरह की चीज़ बोले, लेकिन फोकस यही था कि बिहार में चुनाव को देखते हुए, जैसे तुमसे पूछा गया तेजस्वी के बारे में, कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, गए हैं ऐश करने के लिए, उन्होंने यही कहा। लेकिन एक बात बताइए कि अभी तक बिहार में इंडिया गठबंधन जो है उसकी कोई कंबाइंड एक्टिविटी, इससे पता चले कि हाँ एक मोर्चा है, उस तरह का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ दूसरी तरफ एनडीए में तो कम से कम दिखाई पड़ रहा है। कल दिलीप जायसवाल चले गए उमेश कुशवाहा के घर पर, दोनों बैठे बातचीत किए, तो एक लगता है कि एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन में उस तरह से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमको भी लगता है क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग का साथ में कभी मीटिंग होती ही नहीं है। कांग्रेस की अलग होती है, माले की अलग होती है, इनका अलग होता है। तब इस दोनों में, इस तीनों में कैसे क्या सामंजस्य बन रहा है, क्योंकि इनकी स्थिति अपनी बहुत ख़राब है। 23 में अब 26 लड़े, 23 में फाइनली लड़े, 23 में 4 आया। ये तो बहुत खराब है ना पार्लियामेंट के हिसाब से। मैंने आप ही को नेता मान के पूरा चुनाव लड़ा गया बिहार में। नेता को प्रोजेक्टेड नेता थे आप, और उसमें कहा गया, उसमें कितने लोग, उम्मीद थी ज़्यादा, लेकिन उम्मीद से नहीं वो हो गया। जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ परफॉर्मेंस उनके असेंबली में भी और पार्लियामेंट में तो खराब है, इसलिए इसको फिर से रिवैम्प करना पड़ेगा पार्टी को। बिल्कुल। अच्छा, ये दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा कि दिल्ली में संवैधानिक संकट हो गया है, इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर रहा है। सरकार नहीं चल पा रहा है, उस बड़े इंपॉर्टेंट फाइल पर साइन नहीं हो पा रहा है, कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है, तो इस सरकार को बर्खास्त किया जाए।
तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनसे गुहार लगाई है, एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें विपक्ष के नेता सहित उनके जितने एमएलए हैं 6 या 7, वो सारे 7 एमएलए लिख के दिया है और द्रौपदी मुर्मू ने उसको रेफर कर दिया है गृह विभाग को, एमएचए को रेफर कर दिया है। अब ये सवाल उठता है कि इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार करती है, इस पर देखना है, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल लटका हुआ है और वो इंपॉर्टेंट फाइल पर साइन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कामकाज ढीला हो रहा है। सो ऐसे सरकार ने, जबकि उदाहरण दिया जा रहा है मीडिया सर्किल में, जैसे हेमंत सोरेन ने दिया, भले वो चंपई चले गए उसके साथ, लेकिन जब तक थे तो चंपई थे। ठीक, उसी तरह जब लालू जी पर केस हुआ चारा घोटाला का तो रबड़ी जी को बनाया गया। तो इस स्थिति को बनाने में क्या हर्जा है? ये किसी को सौंपे, वो भी नहीं सौंप रहे हैं और ये चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब शायद इस पर एक सवाल भी उठा था कल परसों सुप्रीम कोर्ट में, क्या जेल से शासन चलाया जा सकता है? याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट में ये बहस का मुद्दा था, पूछा था सरकार से, केंद्र सरकार से, तो कहा कि जी इस पर विचार होना चाहिए कि केंद्र से आप जेल में रह करके सरकार चला सकते हैं कि नहीं। तो 2 बार ऑलरेडी खारिज हो चुका है इनका, एक हाई कोर्ट से खारिज हुआ है, आपको याद होगा मार्च में पहली बार हाई कोर्ट में जब याचिका दी गई इनके जमानत की, इनको रिजेक्ट, माने इनको नहीं, ये कहा गया कि नहीं ये कार्यपालिका का, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा मई में हुआ, मई में भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब हाई कोर्ट कर चुकी तो हम नहीं कर सकते, इसका मामला पेंडिंग है। अब दोनों कोर्ट इसको ये खारिज कर चुका है, इनके रेजिग्नेशन को और इनके रिलीज को। अब रिलीज को खारिज कर चुका है तो अब स्थिति क्या बनती है? अब उनको एक कोर्ट में रिजर्व था, जो हम लोग डिस्कस भी किए थे, एक मामला कोर्ट में रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में, उसका डेट कब है, आजकल है। इस बीच में वहाँ पर सरगर्मी तेज हो गई है दिल्ली सरकार में। अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या हो सकता है। इस पर बोली है वो आतिशी बोली है कि अगर ये कुछ करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, थ्रेट की वर्चुअली शासन लगाते हैं, तो दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इनको 0 पर आउट करेगी। हाँ, संजय सिंह ने भी कहा कि चुनाव करा के देख ले। हाँ, चुनाव करा के देख ले, और जनता सब देख रही है दिल्ली के, समझ रही है, इसलिए ये उनका अपना पक्ष है। लेकिन इस पर विचार होना चाहिए, क्या दिल्ली में जेल में रह करके सरकार चलाया जा सकता है? तो ये एक परंपरा बन जाएगी आगे आने वाले। बन गई। हाँ, बन गई है। कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा तो कहेगा कि हम, कहेगा कि केजरीवाल का 2 बार ये कोट कर दिया, तो इसमें हमारे में क्या कोट करेगी? तो ये एक समस्या हो, इसलिए संवैधानिक संकट की बात कहे कि कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो उनको अपना उत्तराधिकार सोचना होगा, या नहीं तो उनको बर्खास्त करने का मामला है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, इन लोग का ये है कि बीजेपी की आदत है कि जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराती है, ये इन लोग का इल्ज़ाम है। वो हेमंत सोरेन के केस में भी और अभी के केस में भी। तो ऐसा नहीं हो सकता है दिल्ली ऐसे शहरों में। लोहिया जी एक बात कहते थे, लोहिया जी कहते थे कि लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है। मतलब ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक लिहाज रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने उस लिहाज को खत्म। अब लोहिया जी का जमाना, आप कर्पूरी जमाना आप याद करते हैं, यहाँ तो कोई नया जनरेशन नेता भी नहीं समझ पा रहा है कि लोहिया जी क्या बोले थे, नहीं बोले थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर झारखंड में हुई, इस बात की आखिरी बातचीत हम लोग करेंगे कि झारखंड में जो मार्क्सवादी समन्वय समिति थी, जिसको मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं, MCC, उसका विलय फाइनली भाकपा माले में हो गया। हम लोग उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि डिसीजन हो चुका है, और डिसीजन के बाद कल दीपांकर भी गए थे, एक आम सभा को संबोधित किया था। और ये बहुत बड़ी घटना है कि 52 साल पुरानी पार्टी के राय 3 बार लोकसभा के MP रहे हैं धनबाद से। पूरा कोयलांचल उनका, पूरा कोयलांचल है। वो एक डेडिकेटेड और मार्क्सिस्ट नेता थे, और सबको सैल्यूट करना चाहिए उस आदमी। बिल्कुल। उजावादी मराठ एक ही रूम में रहते थे, और एक ही रूम में पूरा उनका आचरण एक कम्युनिस्ट आचरण था। डेडिकेटेड आदमी थे, सब उनको इज्जत करते थे। पर निरसा और सिंदरी वगैरह से तो लड़ते ही थे पहले के जमाने में लोग, MLA उस पार्टी से। उन पार्टी का एक ठोस ये था, उस पार्टी का डिसाइड किया कि मर्ज कर देना। CPI में लिबरेशन में बड़ी खुशी की बात है। और एक हम कहेंगे कि झारखंड में, खास करके कोयलांचल में, एक युग का अंत हो गया। वो पार्टी, नया जनरेशन नहीं जान पाएगा कि मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या थे। इवन नया जनरेशन AK राय को भी नहीं जान रहा है। तो उस स्थिति में एक नया उदय हुआ है, नई पार्टी का मर्ज करके उसमें। और हमको लगता है विनोद सिंह बड़ी उसमें
भागीदारी रही है। जो भाकपा माले के विधायक हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, और प्लस अभी चुनाव होगा तो हमको लगता है आने वाले चुनाव में धनबाद में और ये शिरकत करेंगे CPI-ML। जो CPI-ML का चीज़ बढ़ रहा है थोड़ा इधर से, तो हमको लगता है कि एक कुछ ज़्यादा सीट की डिमांड भी होगी हो सकती है। और हमको लगता है कि माले के लिए खुशखबरी है। तो एक युग का अंत हुआ, दूसरे युग में प्रवेश हुआ, और लिबरेशन को वहाँ पर एक मौका मिला कि बहुत दिन से एक ही MLA है वहाँ। अगर कोई जीतते हैं, टिकट मिलता है, तो एक बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। माले के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। ठीक बात है। तो आज की बातचीत बस इतनी। कल फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।